अमेरिका में डाउ जोन्स में लगातार चौथे दिन गिरावट, लेकिन नैस्डैक में रिकवरी। अमेरिकी फेड चेयरमैन ने आगे दरें बढ़ाने का विकल्प खुला रखा। एशिया में कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% नीचे। नेशनल फाउंडेशन डे पर जापान का बाजार आज बंद। बाजार बंद होने के बाद आए सिप्ला, एसीसी और अंबुजा सीमेंट के नतीजे। सिप्ला की सेहत बेहद खराब, अंबुजा का मुनाफा 65% से ज्यादा गिरा। और बाजार को आज 6 दिग्गज निफ्टी की कंपनियों का इंतजार। एसबीआई, ओएनजीसी, भेल के आज आएंगे तिमाही नतीजे। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और कोल इंडिया के नतीजों पर भी रहेगी आज नजर। दिल्ली में फिर से लागू हो सकती है ऑड इवन स्कीम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कर सकते हैं तारीखों का ऐलान। और महंगाई से परेशान जनता को रेलवे भी नहीं देगी कोई राहत, मिल सकता है झटका। यात्री किराए में हो सकती है 5 से 10% की बढ़ोतरी। दुनिया भर के बाजारों से फिर से मिले जुले और कमजोरी की तरफ के संकेत ज्यादा, और भारतीय बाजारों में कमजोर नतीजे और एफआईएस की जबरदस्त बिकवाली का दबाव। बड़ा सवाल है कि लगातार 3 दिनों तक गिरने के बाद कहीं कोई आज निश्चित तौर से रिकवरी होगी या फिर कमजोरी का रुझान ही रहेगा। और ऐसे में क्या लेवल्स अहम है, कैसे ट्रेड करें बाजार को, निवेश के मौके कहां ढूंढे, ये हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। और एफआईएस लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं। 6 निफ्टी की दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं। कल 3 निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आए, जिसके ऊपर बाजार को आज रिएक्शन देना है। तो नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन तो है ही, लेकिन आप देखिए ग्लोबल मार्केट से भी कोई राहत की बात नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि आज फिर भारतीय बाजारों में एक दबाव के साथ शुरुआत होगी, और इसका जो श्रेय है अनिल, वो काफी हद तक आप जेनेट येलेन को दे सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस थी कि जेनेट येलेन कुछ अच्छी बात करेंगी, लेकिन आप देखिए जो उन्होंने बात करी है उसमें कुछ राहत दिख नहीं रही है। आइए सीधे चलते हैं, जेनेट येलेन के स्टेटमेंट को सुनते हैं जो कल उन्होंने यूएस में कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी में पेश किया। There is always some risk of recession, and I recognize and have just stated that global financial developments could produce a slowing in the economy. I think we want to be careful not to jump to a premature conclusion about what is in store for the U.S. economy. So I don't think it's going to be necessary to cut rates, but that said, monetary policy, as I said, is not on a preset course. दुनिया भर की बाजारों में चिंता है, ये वो कहती हुई, लेकिन अनिल बाजार तो ये सुनना चाहता था कि वो ये कह दें कि ब्याज दरें जो हैं अब और नहीं बढ़ेंगी, और बढ़ना काफी मुश्किल है। लेकिन उन्होंने सीधी भाषा में नहीं दिया, हिंट जरूर ड्रॉप किया है कि डेटा डिपेंडेंट होगा, देखना होगा, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया नहीं था। लेकिन वो हमेशा से ऐसा ही करती है। कोई भी फेड चेयरपर्सन या चेयरमैन आपको ये कहेगा ही नहीं कि हम अगली बार ब्याज दरें बढ़ाने वाले हैं या नहीं बढ़ाने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि फेड चेयरपर्सन के स्टेटमेंट को आप जैसे पढ़ना चाहें पढ़ें। अगर आपका मूड खराब है तो आप ये पढ़ें कि ग्लोबल ग्रोथ की चिंताओं को लेकर फेड चेयरपर्सन ज्यादा थोड़ा सा चिंतित हो रही हैं, वो नेगेटिव हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहें तो ये सोच सकते हैं कि इन चिंताओं के चलते या फिर अमेरिकी इकोनॉमी में अभी भी पूरी तरह से ग्रोथ लौटेगी, इसको भरोसा नहीं है, तो फिर ऐसे में वो ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगी। लेकिन चूंकि अभी बाजारों का मूड खराब है और ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं ज्यादा, इसलिए अमेरिकी बाजारों ने रिएक्शन वैसा दिया है। और वो रिएक्शन आपने डाउ में देखा, एसएनपी में देखा, लेकिन नेस्डैक में थोड़ी सी चाल बदली है। तो मैं ये कहूंगा कि वो स्टेटमेंट्स बिल्कुल उसी तरह से हैं कि जिस तरह का ग्लोबल माहौल रहेगा मीटिंग के ठीक पहले, वैसा शायद फेड आगे एक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो हमारे लिए संकेत क्या है? हमारे लिए संकेत ये कि पहली बात तो ये कि हमें अब बजाय फेड चेयरपर्सन के बयानों को ज्यादा विस्तार से देखने के मार्केट को देखना चाहिए। मार्केट जिस तरह से रिएक्शन दे रहा है वही सबसे ज्यादा निर्णायक है हमारे लिए, और वो रिएक्शन कोई बहुत अच्छे आते नहीं दिख रहे, उसके रीजंस चाहे कुछ भी हो। तो जहां तक आज के बाजार का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपके लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल भरा हो सकता है, खासतौर से तब जबकि गैप से बाजार नीचे खुले। और जैसा कि एसएक्स निफ्टी 70-80 पॉइंट या 60 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर 60-70 पॉइंट नीचे खुल जाए तो फिर शॉर्ट करने के मौके नहीं होंगे। और अगर आपने मंदी की पोजीशन बनाई है तो बेहतरीन होगा कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद मंदी की पोजीशन काटे। और पिछले 2-3 दिनों का अगर आप एक रुझान देखें तो गैप से नीचे खुलने के बाद बाजार एक मौका आपको देता है इंट्राडे में रिकवरी करने का, और उस रिकवरी में फिर से आप उछाल में बेचे, वो ज्यादा बढ़िया होगा। आज के लिए ट्रेडिंग रेंज जो दिख रही है मुझे वो 7100 नीचे की तरफ
और 7,300 ऊपर की तरफ, और दोनों ही रेंज ये मैंने डेटा के बेसिस पर निकाली है जो मैं आगे आपको विस्तार में बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बहुत ज्यादा गैप से ना खुलें तो 7,250 पर अपनी मंदी की पोजीशन का स्टॉप लॉस रखें, और तेजी का मूड आप तभी बनाएं जब 7,300 के पार निकलकर बाजार टिके या बंद होने के संकेत दे। जब तक 7,300 के नीचे है तब तक आप तेजी के बारे में ना सोचें, उछाल में बिकवाली के बारे में सोचें। लेकिन मुझे लग रहा है एक उतार चढ़ाव भरा सेशन हो सकता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गैप से अगर बहुत नीचे खुल जाए तो मंदी ना करें। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज मैं बैंक निफ्टी में साफ ट्रेडिंग की राय के बजाय लेवल्स दे रहा हूं। नीचे पहले 14,500 का हमारा कल का लेवल था, बाजार ने टेस्ट किया, अब 14,200 नया सपोर्ट लेवल है। और मैं लेवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि स्टेट बैंक आज डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी और बाजार के डायरेक्शन को, क्योंकि अगर स्टेट बैंक में स्लिपेजेस ज्यादा नहीं आए जैसा कि बाजार उम्मीद कर रहा है तो ये पूरी तरह से बाजार का मूड बदल भी सकता है, और ऐसे में ऊपर की तरफ 14,800 15,000 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में फिर से आते हुए दिख सकते हैं, और निफ्टी भी फिर रिकवर होकर 7,300 की तरफ बढ़ सकता है। तो उतार चढ़ाव भरे सेशन के लिए आज आपको तैयार होना चाहिए। लेकिन एक बात पक्की है, और वो ये कि बहुत गैप से खुल जाए तो मंदी ना करें। तेजी करना नहीं करना वो एक बात अलग है, वो थोड़ा स्टेबल होने दें, लेकिन मंदी करने के लिए थोड़ा सा उछाल का या रिकवरी का इंतजार करें। ठीक बात है। 3 दिन में देखिए 850 पॉइंट सेंसेक्स टूट चुका है, निफ्टी देखिए 350 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है। तो यहां से अब मंदी करने वालों के लिए पता नहीं कितनी जगह बाकी है, ये कहना इस समय काफी मुश्किल दिख रहा है। लेकिन रजत से पूछते हैं, वो भी क्या इस बात से सहमत है? रजत, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे अप्रोच करेंगे अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है आज मार्केट में? देखिए, गैप डाउन ओपनिंग होने से गैप डाउन होने की ओपनिंग का पॉसिबिलिटी तो काफी ज्यादा ही है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी से जो संकेत आ रहा है उसके मुताबिक 7200 से नीचे भी खुल सकता है। खुलने से 7150 से लेके 7145 इस लेवल पे कुछ सपोर्ट आने की पॉसिबिलिटी तो दिख रहा है, लेकिन वो लेवल्स में रुकेगा कि नहीं वो देखना चाहिए। लेकिन मैं अनिल जी का बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि आज के दिन काफी वॉलेटाइल रह सकते हैं। बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलने से उस लेवल पे फ्रेश शॉट करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटीज कभी भी आ सकता है, और वो होने से 60-70 पॉइंट इवन इन निफ्टी कैन बी टेकन आउट इन से 15-20 मिनट्स और इवन लेस। सो इसी हिसाब से मैं बोलूंगा कि खुलने के बाद में थोड़ी सी रैली आवे और उस रैली सस्टेन नहीं हो पाए तब आप शॉर्ट कीजिए। एटलीस्ट आपको एक एंकर मिलेगा कि यहाँ तक एक उछाल दिखाया, और वही 7250-60 के ऊपर में स्टॉप लगाइए। और नीचे आप जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बैंक निफ्टी जाएगा कहाँ इतना गिरने के बाद में, या निफ्टी जाएगा कहाँ, बैंक निफ्टी 14,350 के लेवल टेस्ट करेगा, ऐसा ही समझ में आ रहा है। और आप जो पूछ रहे कि कहाँ जाएगा, आप ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स देखने से आपको पता चलेगा कि लोग 13,500 का भी पुट बेचना चालू किया है। दैट इज एन इंडिकेशन कि वो पॉसिबिलिटी अभी ट्रेडर के मन पे आ गया। और हेमंत, और एक चीज आपको और अनिल जी को भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ स्टेट बैंक नहीं, कल से जो चर्चा शुरू हुआ है वो काफी खतरनाक पैदा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इस बजट में वापस आ सकता है। दिस इज एक्चुअली अ मेजर नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएटर। ये चर्चा जारी रहेगा, और अभी क्लैरिफिकेशन भी आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बजट सेशन है, क्लैरिफिकेशन भी कुछ नहीं आएगा। तो दिस कुड बी अ वेरी डैमेजिंग थिंग। तो इतना मेरा उम्मीद थोड़ा कम है कि ऊपर की लेवल सस्टेन होगा, लेकिन करंट लेवल पे शॉर्ट ना करें तो बेहतर है। चलिए, शॉर्ट ना करें, ये राय आती हुई साफ तौर पर। लेकिन क्या आज की गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? प्रकाश, बताएं आप। अनिल जी, मेरे हिसाब से मार्केट का जो बॉटम है वो हालांकि एक नंबर देना काफी मुश्किल रहता है, पर अब बॉटम के नजदीक हम इसलिए दिख रहे हैं कि ग्लोबल क्यूज जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं तब भी हम गिर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है तब भी गिर रहे हैं। तो विच मीन्स मार्केट ने जो ठान रखी है नीचे गिरने की वो चीज हो चुकी है। अगर अब आप देखें रिजल्ट्स आज जो आने वाले हैं उसमें काफी बड़े नंबर्स हैं बड़े निफ्टी के प्लेयर्स के, और खास करके बैंकिंग को लेके जो एसबीआई में एक्सपेक्टेशन नेगेटिव इतनी बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के पीएनबी टाइप के नंबर्स एसबीआई से आएंगे, और थोड़ी भी इंप्रूवमेंट वहां आई तो एक सेंटिमेंट चेंज आ सकता है। तो मार्केट वॉलेटाइल जरूर रहेगा, लेकिन नीचे के लेवल्स पे जो आपकी चुनिंदा स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स आपने जो चयन जिनका करके रखा है, वो डेफिनेटली खरीदने बनते हैं।
ओके, चलिए तो SBI मोटा मोटी ये होगा आज का बड़ा जोकर इन द पैक, और इसके नंबर्स आज दोपहर में आने वाले हैं, तो देखना होगा ये किस तरह से मूव करता है। तो बाजार में हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिले। ये दूसरे नतीजे जो आज आने वाले हैं, लेकिन अनिल FIS की तरफ से देखिए रुझान साफ है, बिकवाली कर रहे हैं वो हर रोज। कल भी 750 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में उनकी तरफ से बिकवाली हुई, लेकिन DIIs ने चलिए अपनी चाल थोड़ी सी बदली है, थोड़ी बहुत खरीदारी उनकी तरफ से देखने को मिली है, करीब करीब 200 करोड़ रुपए की, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं। देखिए मार्केट अपने बस FIS की फिगर्स के ऊपर ज्यादा रिएक्ट करता हुआ। ये बिकवाली इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कल आप देखिए सेकंड हाफ में फिर से बिकवाली काफी ज्यादा होती है। देखिए 2 बजे के बाद आपने देखा 7,200 के लेवल को निफ्टी तोड़ता हुआ नजर आया, और ये तब हुआ जब यूरोप आपको 1-1.5% मजबूत दिख रहा था, डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे थे। अब दिक्कत की बात क्या है, वो ये कि अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स मजबूत दिख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद FIs अपनी बिकवाली का प्रेशर नहीं रोक रहे हैं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, डोमेस्टिक फंड्स अब दमदार पैसा नहीं लगा रहे, जैसा कि वो 8,000 के लेवल पर लगाया करते थे, 7,800 पर लगाया करते थे। अब वहां से मार्केट 800,000 को नीचे, लेकिन पैसा लगाने की ताकत उनकी कम होती दिख रही है। और कल हम यही चर्चा कर रहे थे कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के फ्लो तो थोड़े धीमे पड़ते दिख ही रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियां जिनके पास फरवरी मार्च में अच्छा पैसा होता है, वो भी बहुत एग्रेसिव है नहीं। और अगर इंश्योरेंस कंपनियां पैसा लगा भी रही तो इसका मतलब ये कि डोमेस्टिक फंड्स आउटफ्लो कर रहे हैं। तो ओवरऑल सबसे बड़ी दिक्कत अगर आज के सेशन में मुझे दिखती तो मुझे ग्लोबल मार्केट्स की भी नहीं है, क्रूड की भी नहीं है, करेंसी की भी नहीं है, इन डेटा की है कि अगर FIs को इस तरह से बेचना है। अब सिर्फ आप एक राहत की बात ये ले सकते हैं कि चूंकि भारी भरकम बिकवाली हुई है, ओवरसोल्ड कुछ हद तक बाजार होते दिख रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा निचले स्तरों से मिले, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होगी। तो अल्टीमेटली जब तक आप FIs की बिकवाली थमते हुए ना देखें तब तक दिक्कत की बात है। और कल के सेशन में डेटा बेहद बुरे हैं। कैश मार्केट में 750 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अगर थोड़ी बहुत खरीदारी है तो वो भी पुट ऑप्शंस की, और वो भी 6,800, 6,900, 7,000 के लेवल की। तो डेटा FIs की तरफ से बेहद खराब है। बिल्कुल, और हमने लगा था कि जनवरी में बेच कर शायद वो थक गए होंगे, लेकिन फरवरी में भी देखिए पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में 2,800 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में उनकी तरफ से बिकवाली होती हुई नजर आ रही है, जो सेंटीमेंट को साफ तौर पर कमजोर कर रही है। लिक्विडिटी और सेंटीमेंट दोनों ही जब कमजोर हो तो बाजार चलते नहीं है, साफ दिख भी रहा है इस समय। लेकिन आपसे पूछूंगा मैं, FNO का डेटा किस तरह से इशारा कर रहा है, कहां जा सकता है बाजार, उससे पहले जान लेता हूं कि आज एक ट्रेड अगर रजत को लेना हो तो वो किस तरफ लेंगे, कौन से स्टॉक में लेंगे। रजत बताइए, एक शेयर अगर आपको ट्रेड करना हो तो कौन सा होगा, और तेजी का होगा मंदी का? कि मैं मंदी का ट्रेड पहले बोलूंगा, क्योंकि ट्रेंड इज डाउन, इसमें काउंटर ट्रेंड ट्रेड अभी लेने के पहले मंदी का ट्रेड बोलूंगा। इंडसइंड बैंक, ये बैंक का एसेट्स, ये बैंक की स्ट्रेंथ, बहुत चर्चा हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन देखिए किस तरीका से तोड़ा है। और ये 850 का लेवल भी तोड़ दिया, मतलब कि इसमें कल भारी वॉल्यूम के संग बिकवाली हुआ है। तो मैं बोलूंगा 858 के ऊपर में आप स्टॉप लगाइए, और नीचे 793 तक ये जा सकता है, ऐसा उम्मीद करके ये 2 डे पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं। और इसका चार्ट बहुत ही खराब हो चुका है, और इसी तरीका का खराबी अभी HDFC बैंक में बनने वाले हैं। इसके मतलब अभी बेयर और कुछ नहीं दिख रहे, जहां अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसी को बेच रहे हैं। इंडसइंड बैंक जैसा कंपनी का स्टॉक का हालत ऐसा होगा हम कभी उम्मीद नहीं किए थे। ओके, तो इंडसइंड बैंक में बिकवाली करिए। और प्रकाश, अगर आपको एक ट्रेड आज लेना हो तो बताइए, खरीदारी का होगा, बिकवाली का, और कौन से स्टॉक में? हेमंत, मैंने जैसे पहले कहा, इन लेवल्स पे और खास करके नतीजों के बाद जो कंपनी अभी भी अडिग है, अटल है, उसमें डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। इस टाइप के लेवल्स आपको बहुत ज्यादा दिखते भी नहीं है। एक स्टॉक जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश किए थे वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। मार्जिन में इंप्रूवमेंट हमने देखा है, इनका मार्केट शेयर बढ़ा है, एडवर्टीजमेंट किए बिना इन्होंने ग्रोथ दिखाई है जिस टाइप की। और मुझे याद नहीं है कि इस टाइप के लेवल्स PNG में कितनी जल्दी पहले आपको कभी मिले हो, कब मिले हो, जहां पे लिक्विडिटी भी रही हो और नीचे लेवल्स पे लोग बेचने रेडी हैं। तो ये जो पैनिक सिचुएशन जब आती है तो अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के सही मौके रहते हैं। और यहां से अगर कोई एंट्री ले भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो FMCG स्टॉक्स में ना करेंसी का, ना चाइना का, ना क्रूड का कोई नेगेटिव इंपैक्ट होने की उम्मीद है। तो इस टाइप के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें, PNG लें। 7100 का मेरा टारगेट है अगले 6 से 12 महीने में, और अच्छी कमाई कर सकते।
चलिए, तो पीएनजी होगा खरीदारी करने की राय लॉन्ग टर्म के लिए, इंडसइंड बैंक होगा बिकवाली करने का कैंडिडेट अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए रजत की तरफ से। लेकिन अनिल, एफएनओ से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, कहां तक नीचे जाएगा, सपोर्ट कहां मिलेगा बाजार को, ये बताइए। 7100, और वो सपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूं हेमंत, क्योंकि 7100 पर पुट में 2 दिनों में 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और उस लिहाज से अगला सपोर्ट वो दिखता है। ट्रेंड डिसाइडर 7200 है, वो इसलिए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब भी 7200 पर बना है। तो आज के सेशन में अगर आप 7200 के नीचे बने हुए हैं तो मंदी का मूड रहेगा। 7200 के ऊपर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का माहौल बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली 7300 की रेंज जो मैंने ऊपर की दी वो इसलिए दी है कि कल 17 लाख शेयर कॉल्स में वहां जुड़े और परसों जुड़े थे 10 लाख, यानी कि 2 दिनों में 27 लाख शेयरों का भारी भरकम एडिशन हुआ है। तो 7300 को पार करना बाजार के लिए आसान नहीं होगा, बेहद मुश्किल। बहुत बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए, ग्लोबल मार्केट से 2-2%, 3-3% की रैली हो तो ही आप सोचें कि 7300 के पार निकलेंगे, और तभी आपको सोचना है कि हमें तेजी की पोजीशन बनानी। तो जब तक 7300 के नीचे है, ये सेल ऑन प्राइस का मार्केट है। लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि बेचने के लिए भी जल्दीबाजी ना करें, आराम से मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बाजार हर रोज 100 पॉइंट गिरता रहेगा। चौथा दिन है लगातार गिरावट का, और अगर आज 70-80 पॉइंट आप गिर गए तो फिर यहां से और ज्यादा गिरने के बजाय रिकवरी के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तब आप चाहें तो 7100 का स्टॉप लॉस समझकर खरीदारी भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रा कॉल भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए ओवरनाइट पोजीशन रखना अब भी बाजार में काफी रिस्की है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पोजीशन हल्की जरूर कर लें। ओके, चलिए, तो ये राय बाजार पर और एफएनओ पर, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, यहाँ हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे निफ्टी के टॉप 5 एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं आज ट्रेड करने की। मार्केट काउंटडाउन में एक बार फिर आपका स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि एक्सपर्ट्स कैसे आज राय दे रहे हैं निफ्टी को ट्रेड करने की। आइए जानते हैं 5 दिग्गज एक्सपर्ट्स की राय। और आपको बता दूं, कुणाल दायमा जो एमडी हैं फर्स्ट कैपिटल के, वो कह रहे हैं कि निफ्टी को बेचकर चलना चाहिए। आज के दिन आपको उनको लग रहा है कि 7150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 7260 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेकिन हेमंत कपाड़िया के आर्च सिक्योरिटीज के कह रहे हैं कि निफ्टी में करिए खरीदारी 7265 के लक्ष्य के लिए, 7190 पर स्टॉप लॉस। विकास कह रहे हैं कि यहां पर आपको आज निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। जी हां, टारगेट्स को दे रहे हैं 7270 के, 7140 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा ने भी बिकवाली की राय दी है, 7150 उनका लक्ष्य, 7300 का स्टॉप लॉस। और बिकवाली की राय बोनांजा पोर्टफोलियो के एबीपी रिसर्च पुनीत किनरा की तरफ से भी निकल कर आ रही है। 7150 के टारगेट्स दे रहे हैं वो, 7120 तक भी गिर सकता है निफ्टी उनके मुताबिक। 7300 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट्स बिकवाली करने की राय और 2 खरीदारी करने की राय आज देते हैं। ओके, और लेवल्स बता दूं मैं आपको उस लिहाज से, ऊपर 7260 और 7300 ये बड़े रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे की तरफ अहम सपोर्ट 7150 के आसपास दिख रहा है। चलिए, तो ये बात हुई निफ्टी की, लेकिन अब देख लेते हैं कि दुनिया भर के बाजारों का जो इतना बुरा हाल है, और कल देर शाम जो कुछ भी फेड चेयरपर्सन जेनेट येलेन की तरफ से जो कुछ टेस्टिमनी की गई, उसका क्या असर पड़ेगा दुनिया भर के बाजारों पर, इसका क्या मतलब निकाला जाए। डीबीएस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट राधिका राव हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रही है सीधा सिंगापुर से। राधिका जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। फेड चेयरपर्सन ने कल देर शाम जो कुछ कहा, उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ब्याज दरें अभी जल्दी नहीं बढ़ेंगी, कम से कम अगली मीटिंग में नहीं बढ़ेंगी, ये मानना ठीक है? गुड मॉर्निंग। हाँ, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स बनाया था, आई थिंक जो मार्केट का इंटरप्रिटेशन है कि वो ज्यादा कॉशियस हैं आउटलुक के बारे में। ऑफ कोर्स जो यूएस का डेटा है वो ठीक रहा है। अगर आप दिसंबर का मीटिंग देखें और अभी का मीटिंग देखें तो उसमें देखेंगे कि इन्फ्लेशन स्लाइटली हायर है बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट्स, ग्रोथ स्लाइटली बेटर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरता हुआ 5% के नीचे जा चुका है। तो उस तौर से यूएस डेटा का आई थिंक वो काफी सेटिस्फाइड है। लेकिन जो दूसरी साइड पे ये है कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या कह रहे हैं, एंड वही आई थिंक उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाइना का जो वॉलेटिलिटी है, मार्केट्स दिख रहे हैं, इनफैक्ट यूएस मार्केट्स भी बिलो यूएस का जो मेन इंडेक्स है वो 15,000 के नीचे जा चुका है, और यूएस यील्ड्स 10 ईयर हैं वो 1.7 के नीचे हैं। तो उसके इन दोनों फैक्टर्स के लिए उनका ये मानना है कि मार्केट अभी रेडी नहीं है और एक हाइक के लिए। इसलिए हमें लगता है कि जो मार्च का हाइक का जो ऑड्स है वो काफी कम है।
हमारा पहला एक्सपेक्टेशन था कि हम 4 हाइक्स देखेंगे इस साल, अभी ऐसा लग रहा है शायद 3 ही हो, तो मार्च में वो कुछ चेंज ना करें और नेक्स्ट जून की मीटिंग की तरफ देखें। इसके अलावा आप ये बताइए, जिस तरह से दुनिया भर के इकोनॉमीज कमजोर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इसके चांसेस भी हैं कि 3 के बदले आगे चलकर 2 ही हाइक्स हों, क्या ये भी मानना सही होगा? हाँ, जो चाइना अभी तो ऑफकोर्स मार्केट खुले नहीं है, वो चाइनीज न्यू ईयर के लिए बंद है। जब वो आएंगे उसके बाद उनका चाइना का डेटा भी सामने आएगा। हमें आई थिंक ये काफी क्लियर है कि ग्लोबल ग्रोथ जिस इंजन की हम आकांक्षा कर रहे थे वो भी नहीं है। सो अभी यूएस बेटर है, लेकिन सब तौर पे इम्प्रूव नहीं हुआ है। प्लस यूएस डॉलर जो स्ट्रांग था उसके वजह से एक्सपोर्ट्स पे भार पड़ा है। तो अगर हम ग्लोबल ग्रोथ ड्राइव करने की देखें तो अभी भी कोई भी क्लियर स्पॉट नहीं है कि यूरोजोन भी काफी वीक है, जापान भी वीक है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं है। तो मेन सेंट्रल बैंक का जो फोकस अभी है कि अभी भी वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन बूस्ट करना चाहते हैं, और फेड एक ही कैंप पे है कि वो हाइक करेंगे। तो वो जो डाइवर्जेंस है अभी तक एट प्ले था, लेकिन अभी जाते जाते अगर यूएस का ग्रोथ भी अगर रिस्क पे रहा, चाइना भी स्लो रहा, तो सब सेंट्रल बैंक आई थिंक फोकस यही रहेगा कि इजी मॉनेटरी पॉलिसी करें, जिसका असर करेंसीज पे भी पड़ता है। तो आई थिंक वही थीम बना रहेगा। जो डाइवर्जेंस लास्ट ईयर था वो अब शायद कम होता नजर आए, क्योंकि ईसीबी बीओजे ज्यादा कर ही रहे हैं। अभी चाइना और यूएस भी उस तरफ मोड़ दे सकते हैं। राइट राधिका, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर डॉक्टर रेड्डीज को लेकर 17 फरवरी को बोर्ड बैठक होगी, शेयर के बायबैक पर विचार किया जाएगा। तो पिटाई हो चुकी है शेयर की अच्छी खासी, और उसके बाद ये एक बेहद पॉजिटिव खबर आती हुई, जहां मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखता हुआ कि वो अब यहां पर बायबैक पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में आपके लिए पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला करने का। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रोफेशनल एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और साथ ही पाएं एक चमचमाती नई ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार जीतने का एक मौका। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का ये अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरों के लिए आ रहा है एक सुनहरा मौका। प्रोफेशनल एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी पीएसई सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। ये है एक मुकाबला इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स देने वाले एडवाइजरों के लिए। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी 3 मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों के अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर को मिलेंगे शानदार डेली प्राइज। चैंपियनशिप जीतने वाले यानी कि प्रोफेशनल चैंपियन के लिए इंतजार कर रही है एक चमचमाती मर्सिडीज कार हर कैटेगरी में। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है कि आप सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो। इसके बाद आपको proadvisorychampionship.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से 22 जुलाई तक चलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, रजत बॉस और साथी प्रकाश दीवान प्रकाश। डॉक्टर रेड्डीज 17 फरवरी को बायबैक पर बोर्ड बैठक खरीदेंगे आज आप? मेरे हिसाब से तो नतीजे भी अच्छे मुझे लगे। ऑफकोर्स मार्केट ने नतीजे आने के बाद थोड़ी पिटाई जरूर की है स्टॉक की, पर जो भी नेगेटिव्स है सब फैक्टर्ड इन है और कंपनी इससे अच्छी कोई और नहीं है। जो कंपनी जानती है कि इसमें अच्छाई क्या है और स्टॉक की लेवल क्या होनी चाहिए, क्या प्राइस पे मिलना चाहिए, और अगर ये बाईबैक करने रेडी है इस लेवल पे तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इंडोर्समेंट है, कन्विक्शन है। ओके, चलिए अब तो यहाँ पर एक अच्छी खबर आज के कमजोर बाजार में अनिल कम से कम आती हुई आप देखिए, जहाँ हांगकांग के बाजार 3 दिनों की कमजोरी के बाद बंद होने के बाद जब आज खुले हैं तो आप देखिए 700 पॉइंट का फॉल दिखा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर आती हुई इस शेयर पर नजर रखिएगा। लेंगे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर रेड्डीज की, जिन्होंने एक बायबैक के लिए बोर्ड बैठक बुलाई है अगले हफ्ते बुधवार को 17 फरवरी को। और अब बात एक और फार्मा कंपनी की, सन फार्मा की। टैरो के नंबर्स जो कल देर शाम आए हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। मुनाफा देखिए 32% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 67% पर बरकरार रहे हैं, सेल्स में भी 8.5% का इजाफा देखने को मिला है। प्रकाश, कैसे लगे ये नंबर्स आपको? और सन फार्मा जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, उससे पहले क्या यहां पर आज तेजी करना चाहेंगे आप सन फार्मा में? सन फार्मा एक अच्छे मोमेंटम में पिछले काफी दिन से है। इनफैक्ट हमने देखा जब बाकी के फार्मा स्टॉक्स में कहीं ना कहीं लड़खड़ाना शुरू हुए, एक सन फार्मा ल्यूपिन ही है जिन्होंने फार्मा का जो झंडा ऊपर रखा है। और मेरे हिसाब से टैरो के नंबर आना एक और भी पॉजिटिव इसलिए बन जाता है कि अगर यूएस मार्केट में ये इंडिकेशन है तो सन फार्मा का जो बाकी का भी जो बिजनेस है यहाँ से जो होता है वहां भी यूएस में इंप्रूवमेंट का फायदा मिलेगा। तो आई एम डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव। सन फार्मा एक पॉजिटिव मोमेंटम में है और वो शायद कंटिन्यू रहेगा। इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुझे लगता है बहुत बढ़िया स्टॉक इसलिए भी बन रहा है कि जो रैनबैक से रिलेटेड इश्यूज है वो भी अब सॉर्ट आउट हो गए। तो दोनों लिहाज से, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पॉजिटिव है इस पे व्यू। ओके, तो ये आए सन फार्मा के स्टॉक पर। लेकिन हमारे साथ अब के सुब्रमण्यम भी कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिख रहे हैं और उनसे लेते हैं हम वायदा कारोबार की रणनीति। सुब्रमण्यम साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताएं कि क्या निफ्टी पर अभी भी और नीचे जाने की जगह बची है, और अगर आज एक गैप डाउन ओपनिंग हो तो फिर क्या फिर से और मंदी की जाए या फिर शॉर्ट कवर करें या खरीदारी करें? जी, हम जो लगातार यहाँ पर तीसरे दिन लगातार गिरावट और मेरा मानना है कि शायद आज की मार्केट में ऑफकोर्स जो भी इंडिकेशंस इनिशियल मिल रहे हैं यहाँ से ऐसे संकेत है कि शायद और 40-50 पॉइंट नीचे हम खुलेंगे। लेकिन ऑफकोर्स ओवरऑल अनिल जी आई थिंक ट्रेंड डेफिनेटली डाउन ही है। लेकिन एक अगर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो आई थिंक एक बाउंस के लिए आई थिंक एक खेल सकते हैं आज के दिन पे। आई थिंक 7150 7200 के उस लेवल पे आई थिंक अगर कोई जैसे मैंने एक्चुअली कल 7400 का एक कॉल का दिया था एक्चुअली, वो शायद आज और सस्ते पे मिले। तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद 40-45 के आसपास मिल सकता है। सिर्फ एक बाउंस के लिए आई थिंक इस मार्केट में खेल सकते हैं। और आज वैसे भी दिन काफी अहम है, टाटा मोटर एसबीआई वगैरह के रिजल्ट्स है और दोनों की जो भी संकेत ओपन इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं, यहाँ पर भारी भरकम शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। तो अगर बाई चांस अगर नतीजे उम्मीद एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए तो आई थिंक डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ट्रिगर हो सकती है। तो काफी एक्साइटिंग डे लग रहा है। तो आई थिंक जिनको पोजीशन लेने का है शायद एक बाउंस के लिए खेलें 7150 और 7200 के बीच में अगर मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबलाइज मिले तो आई थिंक एक 7300 या 7400 का कॉल लेके आई थिंक एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आई थिंक वो बेटर स्ट्रेटेजी रह सकता है। तो छाल के लिए खेलना चाहेंगे आज क्रिस ये कहते हुए। लेकिन हमने बात करी अब तक दो फार्मा कंपनियों की, डॉक्टर रेड्डी की जहां पर बायबैक के लिए बोर्ड बैठक बुलाई गई है अगले हफ्ते, और सन फार्मा की जहां टैरो के नंबर्स अच्छा हैं कल देर शाम। और अब बात सिप्ला की, जहां भारत में देखिए नंबर्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से घटकर 14.5% पर आ गए हैं। प्रकाश, इसके नतीजे आपको कैसे लगे और आज इसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? सिप्ला के नंबर्स डेफिनेटली नेगेटिव है। 100 करोड़ की जो एक अनुमान से जो कम आया है वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा है, क्योंकि इससे उम्मीदें काफी थी। मार्जिन इंप्रूवमेंट जो बिल्कुल नहीं दिख रहा है उसमें चिंता ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने काफी हद तक जो मार्केट्स है इसमें जहां पे भी ये प्रेजेंट है, यूएस हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, वहां इनको कोई भी रेगुलेटरी इश्यूज नहीं आए जिस टाइप के आपने रेड्डीज में देखा है, सन फार्मा में पहले देखा है, इफ्का में देखा है। तो मेरे हिसाब से बिना ये सब के इश्यूज के भी अगर ये ग्रो नहीं हो पाए तो चिंता की बात जरूर है, क्योंकि सबसे बढ़िया पोर्टफोलियो इनका माना जाता है। यूरोप में रेस्पिरेटरी साइड में इनके जो इन्होंने पहल की है वो भी बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक मायूसी है। और अगर ये नीचे गिरावट में नीचे और भी आता है तो उसके बाद अगर मैनेजमेंट के इंडिकेशन पॉजिटिव मिलते हैं तो वहां से बाइंग करने की वो चेष्टा करूंगा। लेकिन फिलहाल वेट करूंगा और जानना चाहूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट कहां तक चल सकता है और कंटिन्यूड कितना रह सकता है। बिल्कुल, ये आपने बात सही कही। लेकिन जो क्रेडिट स्विस का नोट में आज पढ़ रहा था प्रकाश, पहली बार ऐसा लग रहा है कि सिप्ला के लिए भी यूएस एफडीए के इशू बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में साफ कहा है कि जो इनका इंदौर प्लांट है वहां पर दिक्कतें हैं और वहां से फिलहाल कोई भी एएनडी अप्रूव होने की संभावना नजर नहीं आ रही नियर टर्म में। तो सिप्ला देखना होगा आज किस तरह का प्रदर्शन करता है। वायदा कारोबार में कैसी पोजीशंस बनी और क्या करना चाहिए अगर आज एक गैप से खुले ये स्टॉक नीचे? तो सुब्रमण्यम साहब बताएं आप।
जी, कल के अगर आंकड़े देखें तो लगभग 8% की शॉर्ट बिल्टअप देखे और कल ऑलमोस्ट 3% का फिसला है। लेकिन ओवरऑल मेरा आज ऑब्वियसली यहाँ पर गैप डाउन की डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं और मेरा मानना है कि शायद ये सेटल होने के लिए 500-515 इसकी इस रेंज में आई थिंक एक बार सेटल हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट चार्ट्स अगर देखें तो 480 और 500 इस बीच में अच्छी खासी सपोर्ट है। तो भले ही उस लेवल तक ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेवल पे मेरा मानना है कि शायद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आई थिंक चार्ट्स काफी इसमें आई थिंक वीक हो चुकी है, तो आई थिंक थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। अगर कोई बढ़त अगर बाउंस बैक में अगर कुछ मिले तो आई थिंक पीक वाले का आई थिंक स्टांस कर सकते हैं। तो फिलहाल फॉर द नियर टर्म आई थिंक 500-510 यहां तक आने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए, तो सिप्ला के शेयर में थोड़ा दबाव देखने को आज मिल सकता है और कल भी हमने देखा था खराब नंबर्स के एंटिसिपेशन में शेयर में दिन के निचले स्तर पर जाकर समाप्ति हुई थी, तो देखना होगा आज कैसे ये खुलता है। लेकिन औरोबिंदो फार्मा एक और ऐसा फार्मा शेयर जो आज रडार पर है। देखिए, काफी सारी फार्मा कंपनियां जहां पर खबरें हैं, एक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि वो खरीदारी करना चाहेंगे औरोबिंदो फार्मा के शेयर में नतीजों के बाद। उनको लग रहा है कि अब ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। 1050 का टारगेट वो दे रहे हैं, एक बड़ा एग्रेसिव टारगेट है। पूछते हैं चार्ट्स पर भी क्या ऐसा लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए? रजत, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आपको? देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को लग रहा है कि इसमें कोई खास गिरावट नहीं है, लेकिन ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया है और ब्रेक डाउन करने के बाद में काफी जबरदस्त वॉल्यूम, मतलब रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ गिरा है। अभी 750 के आसपास इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसी के ऊपर ये सस्टेन कर पाता है तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को बधाई हो। और नहीं तो ये काउंटर अगर जो टेक्निकल इंडिकेशन दे रहे 600 के नीचे दिखेगा आने वाले दिनों में। ओके, अगर टेक्निकल्स के भरोसे जाए तो फिर यहां पर गिरावट होना तय है और औरोबिंदो फार्मा फिलहाल न खरीदें, यही बेहतर होगा। एसीसी और अंबुजा, इनके नतीजों को कैसे देखते हैं आप और क्या कहीं कोई मौका है निवेश करने का अगर गिरावट हो तो? प्रकाश, आप बताएं, क्योंकि नंबर तो दोनों ही कमजोर दिख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें मुझे नहीं लगता कोई खास इम्प्रूवमेंट आ सकता है और उल्टा हो सकता है अंबुजा के जो नंबर्स दिखे इतनी अच्छी ज्योग्राफी स्प्रेड होने की साथ साथ भी अगर ये नई वॉल्यूम ग्रोथ कर पाए तो फिर बाकी तो आगे चल के कोई इसमें इम्प्रूवमेंट का और खास करके मैनेजमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि इनके बिजनेस का डाइवेस्टमेंट का क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सीमेंट दोनों कंपनीज को अवॉइड करके अल्ट्राटेक अभी भी सुपीरियर पैरामीटर्स पे है और वहां पे आगे चल के जो भी इंप्रूवमेंट होगा उसका सबसे पहले फायदा अल्ट्राटेक को दिखेगा। तो माय चॉइस कंटिन्यूज टू रिमेन अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी कंप्लीट अवॉइड्स। बिल्कुल, अंबुजा के लिए मैक्वारी ने अपना लक्ष्य भी घटाया, 177 से घटाकर 172 किया है। कोई बहुत बड़ा कट नहीं है, लेकिन उनका व्यू थोड़ा कॉशियस है। इस शेयर पर दबाव के साथ यहां पर कारोबार हुआ था। लेंगे ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर बात करेंगे जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिल सकता है नतीजों के दम पर। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और फोकस अब कुछ और नतीजों पर। पेट्रोनेट एलएनजी बाजार बंद होने के बाद कल बेहद कमजोर नतीजे इसने भी पेश किए हैं। कुछ एफआईज की तरफ से डाउनग्रेड भी आए जो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मुनाफा 10% बढ़ा जरूर है, उम्मीद से कम है। आय में 54% की कमी है, ईबिटा डाउन होकर 7% नीचे आया है। तो ये नतीजे हैं और मार्जिन्स में यहां पर थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन जरूर दिख रही है, लेकिन एफआईज की तरफ से थोड़े डाउनग्रेड के संकेत आ रहे हैं शायद। तो अब ऐसे में क्या कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाने के मौके बनते हैं पेट्रोनेट एलएनजी में? वायदा कारोबार में किस तरह का ट्रेड लिया जाए, सुब्रमण्यम साहब? जी, आई थिंक यहाँ पर जो आप कह रहे हैं यहाँ पर नतीजे कमजोर आए, लेकिन ओवरऑल एक्चुअली अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक्चुअली वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रही है। लास्ट 5-6 महीने में अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही है और मेरा मानना है कि शायद आज जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत कमजोर नतीजा है इसके चलते यहाँ पर फिसलने की पूरी चांस है। लेकिन अगर डाउन साइड देखें तो आई थिंक 235-40 इस लेवल पर अच्छी खासी सपोर्ट है, तो आई थिंक वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। तो वहां पर स्टेबलाइज हुए तो मेरा मानना है कि शायद एक बार एक बाइक एक खरीदारी का एक प्लान बना सकते हैं उस लेवल पे 235-40 के आसपास। मुझे लग रहा है शायद इस पे एक नियर टर्म वीकनेस भले रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। रजत, दो कंपनियों के चार्ट्स देखकर बताइए कैसे लगते हैं? एक तो जीएमआर इंफ्रा और दूसरा नितेश एस्टेट्स। काफी पिटे हुए कंपनियां हैं, काउंटर्स हैं, लेकिन आप देखिए नंबर्स अच्छे आए हैं। जीएमआर इंफ्रा की पहले बात करता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो डबल हो गया है।
घाटा घटा है 638 करोड़ से घटकर 379 करोड़ रुपीस हुआ। हालांकि घाटे में ही है कंपनी। और दूसरा नितेश एस्टेट्स, यहां पर देखिए घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 17% से बढ़कर करीब करीब 22% हो गए हैं। हालांकि बहुत बड़ा मुनाफा पेश नहीं किया है, लेकिन 5 करोड़ के लॉस के सामने 1 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया। इन दोनों में चार्ट्स किसके बेटर लगते हैं और क्या ट्रेड करना चाहिए इन्हें? देखिए, पहले जीएमआर इंफ्रा का बात कर लेते हैं। जीएमआर इंफ्रा 11.50 से लेके 11.20 के बीच में अच्छी सपोर्ट है। वो सपोर्ट नहीं टूटा है और ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दे तो आप 12.5 का लेवल देखिए। 12.5 का ऊपर में सस्टेन करने से इसमें कुछ करेक्टिव रैली बन सकता है। एक चीज बोलना चाहिए हेमंत कि आपने जो फंडामेंटल नतीजे के जो अभी खुलासा किया है कि ऐसी रिजल्ट दिया है और रिजल्ट भी अच्छा है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये गैप अप ओपन करके एक अच्छी रैली दे देता, लेकिन अभी ये इस जीएमआर इंफ्रा जैसा कंपनी में रुचि लोगों का कम रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार पहले देख लीजिए कि 13 डे मूविंग एवरेज 12.5 के आसपास है, उसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर करता है तब उम्मीद कीजिए कि 12.25 से 13 तक चलने की एक बार पॉसिबिलिटीज बन जाएगा। उसके ऊपर चलने से कुछ रियल रिकवरी होने की गुंजाइश आ जाएगा। फिलहाल इसमें बिकवाली और नहीं होगा ऐसा ही उम्मीद करता हूं। 11.50 से 11.20 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक ये अच्छा ही रहेगा। दिस इज द काइंड ऑफ आउटलुक यू कैन मेक फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। नीतेश एस्टेट प्योरली टेक्निकल स्पीकिंग ये वीक है। इसमें भी वही बात है, 12.25 से लेके 13 के ऊपर में सस्टेन नहीं करने से कुछ अच्छी मूवमेंट नहीं होगा। और अप ट्रेंड कोई निवेश अगर आपको करना है थोड़ी इंतजार कर लीजिए। हो सकता है कि आप 2% कुछ ऊपर में ही लेंगे। 14 साढ़े 14 के आसपास में मीडियम टर्म मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज सब है, तो उसके ऊपर जब सस्टेन करे तभी एक अच्छी अप ट्रेंड की उम्मीद आप कर सकते हैं। उसके पहले सिर्फ पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कीजिए। चलिए, तो पुल बैक रैली होगी लेकिन तेजी नहीं, ये ध्यान में जरूर रखें। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ फोकस अब शिफ्ट होगा आज आने वाले नतीजों पर। कई सारे बेहतरीन मिड कैप्स वायदा कारोबार के और साथ ही निफ्टी के दिग्गज शेयर कैसे रहेंगे नतीजे और क्या ट्रेड करें आप बताएंगे हम आपको इस ब्रेक के बाद। Government should be soft on, say, taxation of the auto sector, number one. Number two, they should be focused on infrastructure development, particularly the roads network. क्योंकि जितनी अच्छी रोड्स होंगी उतना ही लोग जो है ड्राइव करने में एंजॉय करेंगे और उतनी फिर ऑटोमोटिव सेल जो है वो बढ़ती है। तो ये दो हमारी मेन एक्सपेक्टेशन है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, रजत बोस, प्रकाश दीवान और के सुब्रमण्यम। नतीजे आने वाले हैं और नतीजों में सबसे पहले राय ली जाए एसबीआई पर, जो कि मेक और ब्रेक हो सकते हैं बाजार के लिए भी, बैंकिंग शेयरों के लिए भी। सुब्रमण्यम साहब, किस तरह की पोजीशंस बनी है एसबीआई में नतीजों से पहले और आज क्या ट्रेड लेना चाहिए? सुमन जी, आई थिंक कल भी कहीं ना कहीं नर्वसनेस वापस आएगी और अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखें और हमने यहाँ पर 160 52 वीक लो 160 के आसपास बंद होते हुए देखा। तो मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म डेफिनेटली वीकनेस बहुत है, लेकिन वॉलेटिलिटी जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी हम इस काउंटर्स में देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स में नतीजे के बाद, आई थिंक इसमें भी जारी रहेगी। तो अगर किसी को रियली इसका कुछ यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाने को, तो शायद 170 का आज ऑब्वियसली और नीचे गिरने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक 160 का अगर यहाँ पर कॉल और पुट लेके चले, आई थिंक वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स स्टॉप लॉस भी लगानी पड़ेगी। आई थिंक दोनों का प्रीमियम जोड़ के अगर आप देखें तो 16 रुपए के आसपास आता है। तो वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहेगी तो इसका फायदा उठा सकते हैं और जिस तरह से जाएगी आई थिंक उसी का वहीं पर एक अच्छी खासी गेन हो सकती है। तो आई थिंक एक यही सहारा आई थिंक कोई भी ट्रेडर को लेना पड़ेगा आज की तारीख पे, जहां पर आज इतनी काफी वॉलेटिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं।
चलिए, काफी वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन आप देखिए काफी गिर भी चुका है ये स्टॉक, तो देखना होगा नंबर्स में आने के बाद ये किस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन एक और दिग्गज कंपनी के नंबर्स आ जाने वाले हैं, मार्केट बंद होने के बाद आएंगे टाटा मोटर के नंबर्स। कल हमने देखा था करीब करीब 400 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग स्टॉक में देखने को मिली थी प्रकाश, और एस्टिमेट्स जो मैं देख रहा हूँ वो ये बता रहे हैं कि मुनाफा करीब 13% घट सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.3% से घटकर 13.5% हो सकते हैं। रेवेन्यू में हालांकि 4% का मामूली सा इजाफा देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स कैसे अप्रोच करेंगे इसे आप नतीजों से पहले आज? मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में जो इस बार का जो खर्चा है इनका, ये ज्यादा होने की उम्मीद इसलिए है कि एडवर्टीजिंग और प्रमोशन में इन्होंने बहुत लागत लगाई है। इन्होंने जो मेसी और लायनल मेसी को लेके कैंपेन शुरू किया था और सुपर बोल में जो एडवर्टीजमेंट शुरू हुई है, तो कई जगह हमने देखा हाई कॉस्ट स्पेंडिंग रही। जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, ग्रोथ रहेगी और मुझे लगता है जो स्ट्रीट अनुमान लगा रहा है उससे थोड़े बेहतर सेल्स नंबर्स, रेवेन्यू नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चाइना को छोड़ के जो सेल्स हैं उनके आंकड़े काफी अच्छे पॉजिटिव रहे हैं पिछले 3 महीने में। तो ओवरऑल आई थिंक नंबर्स डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और मैं चाहूंगा कि इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक्यूमुलेट किया जाए और कहीं ना कहीं इनके नए लॉन्चेस भी जो है वहां इंप्रूवमेंट, इनको एमएचसीवी खासकर मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स में इंडिया में भी अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। पैसेंजर कार को छोड़ के सारे ही जो एरिया हैं उसमें टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव दिख रहा है और ऑटो एक्सपो में जिस टाइप की इनकी प्रेजेंस थी उसको देखते हुए लग रहा है एक कमबैक सा आएगा। सो आई एम पॉजिटिव ऑन टाटा मोटर्स कंपेयर टू नाउ मारुति एंड महिंद्रा, तो इस लिहाज से लेना चाहूंगा रिजल्ट से पहले। तो रिजल्ट से पहले और बाद में धीमे धीमे खरीदारी करें टाटा मोटर्स में। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद पहला सौदा, रुपए की ओपनिंग, प्री ओपनिंग सेशन और साथ ही स्टॉक 2020 का रिकैप और F5 ब्रोकरेज की राय। बने रहिए हमारे साथ।